कुछ बड़े ट्रिपल ए गेम्स के साथ ऐसा होता है कि आप चाहकर भी उनके बारे में सुनने से बच नहीं सकते। बहुत से बड़े गेम्स को बहुत ही हाइप मिलती है, लेकिन हर कुछ समय में और खासकर हाल ही के सालों में ऐसी हाइप हर समय देखने को मिलती रहती है, जो बाद में सिर्फ ओवर हाइप निकलती है और वो गेम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। Sorry, my mistake. लेकिन जैसा मैंने कहा, पिछले कुछ सालों में ऐसी बहुत सी गेम्स भी आई है जिनके पीछे जबरदस्त हाइप थी और उन्होंने वाकई में उसे सच कर दिखाया। तो आज हम उन बेहतरीन गेम्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी हाइप को डिलीवर किया। हमारे पास चर्चा करने के लिए 7 गेम्स है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 7 पर है साइलेंट हिल 2 का रीमेक। 2001 का ओरिजिनल गेम सर्वाइवल हॉरर जॉनरा का एक कल्ट क्लासिक था और जाहिर सी बात है कि साइलेंट हिल के कट्टर फैंस किसी भी रीमेक को लेकर हमेशा शक में रहते थे कि ये कहीं गुड़ गोबर न कर दे। आखिर कोनामी पहले ही साइलेंट हिल एसटी कलेक्शन के साथ गेम का कबाड़ा कर चुका था। अब जाकर नई गेम अनाउंस हुई तब ऐसा लग रहा था कि कोनामी ने नए गेम बनाना ही छोड़ दिया है। साइलेंट हिल ब्रांड को दोबारा जिंदा करने की उनकी कोशिश, जैसे साइलेंट हिल द शॉर्ट मैसेज और साइलेंट हिल असेंशन, फैंस में इस फ्रेंचाइजी को लेकर कोई खास भरोसा नहीं जगा पा रही थी। यहाँ तक कि कोनामी ने जिस डेवलपर ब्लोबर टीम को चुना उस पर भी सवाल उठे। ब्लोबर टीम ने हॉरर गेम तो बनाए थे, लेकिन कभी भी साइलेंट हिल के लेवल और क्वालिटी वाला कुछ भी नहीं बनाया था। फिर भी सिर्फ नाम की वजह से इसे रीमेक को लेकर जबरदस्त हाइप थी। भले ही फैंस और इनसाइडर्स को ये लग रहा था कि शायद ये गेम उतना अच्छा न हो, लेकिन साइलेंट हिल 2 के लिए लोगों का प्यार इतना गहरा था कि उसे नकारा नहीं जा सकता था। और जब गेम आखिरकार रिलीज हुआ तब उसने सबसे निराश फैन की भी उम्मीद को पार कर दिया। अगला है नंबर 6 पर स्पिल फिक्शन। इट टेक्स 2 की बेमिसाल कामयाबी के बाद, जिसकी अब तक 2.7 करोड़ कॉपियां बिक चुकी है, डेवलपर्स हेजलाइट के अगले गेम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उम्मीदें आसमान छू रही थी कि ये गेम भी उतना ही अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने अपने नए को-ऑप एडवेंचर के साथ खुद को ही पीछे छोड़ दिया। इस गेम का प्लॉट एक बार फिर थोड़ा ऑकवर्ड और कहीं कहीं अजीब सा लगता है, लेकिन इसका असली जादू इसके गेम प्ले में है। कुछ मायनों में उन्होंने इट टेक 2 जैसा लगभग परफेक्ट गेम से भी एक कदम आगे बढ़कर काम किया। गेम प्ले का फ्लो देखा जाए तो ये किसी क्रांतिकारी बदलाव के बजाय पुराने एक्सपीरियंस का ही एक बेहतर रूप है, लेकिन वे लगातार ऐसे नए और क्रिएटिव गेम मैकेनिज्म लेकर आते हैं जो बोरियत होने से पहले ही गेम को एकदम फ्रेश बना देते हैं। ये सचमुच हैरान करने वाली बात है कि इतना लंबा को-ऑप गेम शुरू से अंत तक आपको एक्साइटेड रखने में कामयाब रहता है। पर ये उनके गेम डिजाइन का ही एक कमाल है। वे लोग वाकई जादूगर है। वे जानते हैं कि प्लेयर क्या चाहते हैं और ये गेम वाकई उसकी सारी हाइप के लायक है। अगला है नंबर 5 पर डोंकी कॉन्ग बोनांजा। जब भी निंटेंडो का कोई बड़ा गेम आने वाला होता है तो हाइप का लेवल हमेशा बहुत हाई रहता है, लेकिन रिलीज के ठीक पहले तक हर कोई उलझन में था कि आखिर डोंकी कॉन्ग असल में होने के वाला है। जाहिर है एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये एक नया 3D डोंकी कॉन्ग गेम था, लेकिन जब हमें पता चला कि इसे लेजेंडरी एंटरटेनमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ग्रुप बना रहा है, यानी वही गेम जिसने मारियो ओडिसी पर काम किया था, तभी किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये गेम कैसा होने वाला है। सबको उम्मीद तो थी कि गेम अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई यह सोच पाया होगा कि ये गेम इतना अनकन्वेंशनल लीग से हटकर और बाउंड्रीज तोड़ने वाला होगा। ध्यान से देखें तो ये बस एक नॉर्मल प्लेटफॉर्मर गेम ही है, लेकिन बाकी सब इतना अनोखा है कि क्या बताऊं। ये गेम अपनी फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्शन और खुदाई करने वाले मैकेनिज्म के साथ एक आम प्लेटफॉर्मर गेम की मीनिंग को ही बदल देता है। ये प्लेयर को उतनी आजादी देता है जितनी इस तरह के गेम में आमतौर पर देखने को ही नहीं मिलती। कई महीनों में ये ऐसा लगता है कि उसने ओडिसी के आइडियाज को लिया, उन्हें एक अलग ही लेवल पर ले गए, जिसका रिजल्ट वाकई बहुत इफेक्टिव था। नंबर 4 पर है होलो नाइट सिल्क सॉन्ग। एक इंडी गेम के रूप में ओरिजिनल होलो गेम के इस सीक्वल की हाइप पागलपन की हद तक थी। अगर मैं GTA 6 को छोड़ दूं तो हाल फिलहाल में ऐसा कोई दूसरा गेम याद नहीं आता जिसका इतना इंतजार हुआ हो, जिसके बारे में इतनी बातें हुई हो। इस हाइप का एक बड़ा हिस्सा तो उन मीम्स और गेम की रिलीज डेट को लेकर मचे शोर की वजह से था। सालों तक फैंस टीम चेरी से जानकारी के एक एक कतरे के लिए तरसते रहे, लेकिन बदले में उन्हें सालों साल सिर्फ सन्नाटा मिला। अपडेट की कमी और इस दीवानगी ने फैंस को एक अजीब ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जब आखिरकार ये 4 सितंबर 2025 को रिलीज हुआ तो उम्मीदें ऐसे लेवल पर थी जिन्हें पूरा करना इम्पॉसिबल लग रहा था। शुरुआत में तो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि इस गेम को कैसे देखें। ज्यादातर लोगों ने माना कि गेम अच्छा है, लेकिन इसकी असली क्वालिटी को समझ में लोगों को कई महीने लग गए, जब जाकर इसे सभी ने एक इनक्रेडिबल गेम का टाइटल दे दिया। अगला है नंबर 3 पर गोस्ट ऑफ
त्सुशिमा। पहले ट्रेलर से ही ये गेम देखने में लाजवाब था और अगर आप सकर पंच के पिछले गेम के फैन हैं तो आपको शायद ये थोड़ा अजीब लगा होगा कि वे एक हिस्टोरिकल जापानीज सेटिंग चुन रहे हैं और उस पर बेस एक गेम बना रहे हैं। ये उनके इनफेमस गेम से बिल्कुल अलग था, लेकिन अगर आपने इनफेमस खेला है तो आप शायद इस गेम के लिए कुछ लेवल तक एक्साइटेड रहे होंगे क्योंकि ये काफी एम्बिशियस लग रहा था। इसके ट्रेलर वाकई जबरदस्त थे और ये गेम भी वैसा ही निकला। इसका ओपन वर्ल्ड शानदार था, ना ही बहुत ज्यादा चीजों से भरा हुआ, ना ही बोरिंग गेम था और इसका कॉम्बैट सिस्टम भाई वो उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कूल था। इस गेम की सबसे अच्छी बात है इसकी इमर्सिव दुनिया। आपको मैप पर किसी मार्कर के बजाय हल्की सी हवा रास्ता दिखाती है। स्क्रीन पर कम से कम SUD होने की वजह से आप जापान के उस खूबसूरत माहौल का पूरा मजा ले पाते थे। अब आते हैं सेकंड लास्ट पर, द लेजेंड ऑफ जेल्डा टीयर ऑफ किंगडम्स। आज के टाइम में ये बहुत रेयर है कि किसी गेम को इसका हाई लेवल पर हाइप किया गया हो और वो वाकई में अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा हो, लेकिन टीयर्स ऑफ द किंगडम में वो अल्ट्रा हैंड और बिल्डिंग वाला फीचर नाइटेंडो के उन सभी ऊंचे वादों पर पूरी तरह से खड़ा उतरता है जो उन्होंने रिलीज से पहले किए थे। भाई ये गेम आज भी किसी वीडियो गेम मैजिक जैसा लगता है। इसके जैसा मार्केट में वाकई कुछ और नहीं है। जिस तरह से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को जोड़कर दुश्मनों से लड़ने, दुनिया घूमने या सिर्फ गेम की फिजिक्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अजीबोगरीब मशीनें बना सकते हो, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। ये एक क्रेजी एक्सपेरिमेंटल गेम है जो ऐसा लगता है जैसे भविष्य से आया हो। इसने वो चीज कर दिखाई जो किसी और गेम ने आज तक क्रैक नहीं कर पाई। हाफ लाइफ की ग्रेविटी गन को तो सबने कॉपी किया क्योंकि वो मुश्किल था पर पॉसिबल था, लेकिन अल्ट्रा हैंड को कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा था क्योंकि ये सबको नामुमकिन ही लग रहा था। ये पागलपन है कि उन्होंने इस सिस्टम को इतने स्मूथ तरीके से काम करने लायक बनाया। ये सच में अपने हाइप के लायक था। फाइनली नंबर 1 पर है अपना सबका फेवरेट ब्लैक मिथ वुकोंग। किसी भी बड़े गेम की तरह इसे लेकर भी भारी एक्साइटमेंट के साथ साथ बहुत सारा स्पेक्टिज्म भी जुड़ा था। गेम साइंस जो इस गेम के पीछे का स्टूडियो है, उन्होंने पहले कभी इस लेवल या स्केल का कोई गेम नहीं बनाया था। इसके ट्रेलर ने एक विशाल गेम, ढेर सारे बॉसेस और जबरदस्त ग्राफिक का वादा किया था। हाइप तो बहुत थी, लेकिन कई लोग ये कह रहे थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये लोग अपने वादे को पूरा कर सके। ऐसी छोटी टीम इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है? क्या वाकई में इतना खतरनाक गेम पॉसिबल भी है? लेकिन यही तो असली हाइप है, जब गेम टू गुड टू बी ट्रू लगे और फिर वो रिलीज होकर बिल्कुल वैसा ही निकले जैसा ट्रेलर में दिखाया गया था, तब आता है असली मजा। वुकोंग ने अपने हर वादे को पूरा किया। ये खेलने में बेहतरीन था, दिखने में लाजवाब और लंबाई में इतना कि उम्मीदों से ज्यादा बड़ा निकला। शुक्र है कि ये गेम पूरी तरह सोल फॉर्मूला पर निर्भर नहीं था जैसा कि शुरुआत में लोग बोल रहे थे। ये एक सॉलिड एक्शन गेम है जिसमें बहुत सारे दिलचस्प मैकेनिज्म हैं। पिछले कुछ सालों में आए एक्शन गेम में ये वाकई कुछ अलग ही महसूस कराता है। अंत में जो मायने रखता है वो ये है कि गेम अच्छा है। कुछ लोगों को इसमें बॉस फाइट जरूरत से ज्यादा लग सकती है, जो कि असल में है ही, लेकिन जब वुकोंग का हर पहलू इतना शानदार हो तो ये एक बहुत ही छोटी सी शिकायत है। आखिर ये एक्शन गेम है, अगर इसमें फाइट नहीं होगी तो क्या होगा? खैर, तो ये थे वे 7 जबरदस्त हाइप गेम जिन्होंने वाकई उम्मीदों पर खड़ा उतर कर दिखाया। तो देखने के लिए थैंक यू। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय एंड हैव फन।